वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 फरवरी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, सेंट्रल के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे पीटी फैक्ट क्या पूछा जाता है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति है इसके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर दीजिए। या इसके अतिरिक्त युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या तो एप्पल स्टोर से। तो ऐप पर आएंगे तो उसके साथ ही साथ आप लोगों को दो ग्रुप मिलेगा, एक कम्युनिकेशन ग्रुप मिलेगा और एक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का ग्रुप मिलेगा। आप इस जगह दोनों ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, दैनिक जागरण रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है शेयर कर सकते हैं। और भी ऐप पर आते ही बहुत लो प्राइस पर टेस्ट अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, तो आप एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं युक्ति आईएएस को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अंडरलाइन जो पेपर का कटिंग है आपको वहीं पर स्लाइड शेयर किया जाता है और उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखिए यूपी पीसीएस में कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे की रणनीति बनाइएगा। हालांकि उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जायसवाल सर चर्चा करेंगे उस पर। साथ ही साथ पीटी वहाँ पर आपको इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में कुछ प्रश्न जो आप लोगों को मैंने बताया था इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक को, तो ध्यान में रख कर जाइएगा। और जो हाल ही में मैंने कुछ कुछ बातें और भी बताई थी जिसको आप लोग देख सकते हैं, आज मैंने कुछ स्लाइड शेयर किया है, तो उसे आप जाके देखिएगा। कैसे लिव एंड रिलेशनशिप के संदर्भ में बातें मैंने की थी, उसी के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे गए। हालांकि हिस्टोरिकल पार्ट भी वहां से पूछा गया है, तो ध्यान ऐसे ही रखना है। देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एक्टिव मोड में वर्क कीजिएगा ना, सिलेक्शन जरूर होगा। तरीका बस यह होना चाहिए कि किसी टॉपिक को हम किस नज़रिए से किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए अब जासूसी कांड है, अब आपको यह यूपी पीसीएस में भी इंटरव्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। दिल्ली का जासूसी कांड क्या है, या हाल ही में यूपी पुलिस के द्वारा क्या किया गया, दिल्ली के एक दंपति को उठा के ले आया गया है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि किसी टॉपिक को हम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एग्जाम ओरिएंट, पीटी के लेवल में, मेंस के लेवल में और इंटरव्यू के लेवल में, वो आप पर ही डिपेंड करेगा। चीजें तो हमारे द्वारा बताई ही जाएगी, पर किस टॉपिक का दायरा आपको किस सीमा तक जाएगा इसका लगातार आपको ध्यान रखना होगा। कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस सीमा से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी में देखिए मैंने पहले भी इस पर न्यूज एनालिसिस किया हूँ। जासूसी कांड जो जो माननीय उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के शासित प्रदेश के, उनके द्वारा कुछ बातें की गई थी आबकारी नीति के संदर्भ में। कुछ कमिटी बनाई गई थी, टास्क फोर्स बनाया गया था, फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। उसी में आपको लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था और सीबीआई ने क्या किया, इस पर सिसोदिया जी के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी राष्ट्रपति से, और जो जो मान्य हो गई है। यह पहले भी चर्चा की जा चुकी है। आप लोग को सारी बातें जो पहले बताई गई अंडरलाइन फिर से कर दिया गया। जैसे 2015 में इस यूनिट का गठन किया गया था आधिकारिक नजर रखने के लिए, सरकारी अधिकारियों पर नजर रखने के लिए, भ्रष्टाचार उजागर के उद्देश्य बताकर फीडबैक यूनिट। देखिए यह यूनिट जो बनाया गया था उसका उद्देश्य बताया जो गया था कहीं ना कहीं सही था। कहने का अर्थ है कि हम नजर रख सकते हैं किस प्रकार के सरकारी अधिकारी गतिविधि कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सा संस्था है रखती है, पर उस संस्था का हम उपयोग किस संदर्भ में कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब मान लीजिए आप का उद्देश्य सही है, उद्देश्य आपका बहुत बेहतर है, लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य प्राप्त करने के लिए, पर उद्देश्य प्राप्ति के लिए नियत क्या है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे गांधी जी क्या बोलते थे, साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए, वैसे ही इसके संदर्भ में भी लागू होता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, क्या नहीं लगता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपने साधन और साध्य पर पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इस मामले से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग अगर एक्टिव मोड में होंगे तो कहीं से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसमें फीडबैक यूनिट गठन किया गया था जिसमें गोपनीय व्यय जो है ना 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सतर्कता विभाग के महातात बनी थी यह संस्था यूनिट, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को, सीएमओ ऑफिस को
को रिप्रेजेंट करती, जैसे पीएमओ ऑफिस होता है ना, पीएम का ऑफिस पीएमओ ऑफिस कहलाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, ऐसे ही सीएम का मुख्यालय जो होगा सीएम मुख्यालय कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो यह यूनिट था सतर्कता विभाग जो होता है उसके संदर्भ में गठित की गई थी और यह मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। ये सब तो चलिए ठीक है, पर फरवरी 2016 में यह काम शुरू करता है और इसके यूनिट पुलिस के खुफिया विभागों के 17 सेवानिवृत्त अधिकारियों को इसमें चयनित किया जाता है, कमेटी में लाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, 2016 में सुंगलू कमेटी गठित की गई थी, जिसमें फीडबैक यूनिट के गठन पर मामला खुला, अर्थात उसने कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए थे इस कमेटी ने, सुंगुल कमेटी ने, वर्ष 2016। देखिए 15 में ओपन होता है, 16 में फरवरी में काम करना शुरू करता है और 16 में ही गठित हो जाता है सुंगुल कमेटी, जो यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इसके कार्य और गतिविधि पर। उसके संदर्भ में बातें की जाती। तत्कालीन जो उपराज्यपाल थे नवीब जंग, उन्हें अवैध करार दिया था इस यूनिट को और सीबीआई से जांच की आदेश दे दिए थे। सीबीआई लगातार जांच कर रही थी। कुछ फीडबैक यूनिट प्राथमिक जांच किया गया, जिसपे सीबीआई ने बीते दिनों उपराज्यपाल जो थे बीके सक्सेना, उनसे आरोपितों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि यह मामला सीधे मुख्यमंत्री से था, उप मुख्यमंत्री से था और संबंधित पक्षों से था, तो उपराज्यपाल से अनुमति मांगा जाता है। उसके बाद उपराज्यपाल राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर देते, जहां से आपको लगातार ये सब चीजें देखने को मिली थी। उस दिन भी मैंने आप लोगों को कवर किया था ये सब चीजों को लेकर। अब ध्यान यहाँ रखने, कुछ एक्ट के बारे में आपको दर्ज किया, इस पर मैंने पहले भी आप लोगों को चर्चा किया। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया गया, तो आप लोग को क्वेश्चन में बताना है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 क्या है, इसके उपबंध क्या हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से मैंने आप लोग को बताया था। तो आप लोग क्या करना है, की पॉइंट आप लोग को निकालना है अपना, वहां से पेज रिवाइज करना और ध्यान रखना है कौन सा टॉपिक कब हुआ है। एक्टिव मोड में काम कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा, बहुत करीब है, आप लोग चीजों को समझिएगा। जो भी स्टूडेंट लगातार प्रयास इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक रिवाइज हो रहा है उसको एक बार फीडबैक जाके कीवर्ड में अपना एक बार फीडबैक ले लेते हैं, देख लेते हैं और उसके ऑथेंटिक बुक से रिवाइज कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप एक दिन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, एक तरीके से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए समग्र अभ्यास और सतत प्रयास जरूरी है। समग्र प्रयास और सतत प्रयास याद रखिएगा, यह मेरा आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यही जो यूनिट पर जो काम करेगा उसका सिलेक्शन होने वाला है। ये बाकी चीजें हैं ना, ऐसे ही परेशान होते रहिए सभी लोग। कुछ चीजें याद रखिएगा, इसमें क्या बातें की गई थी। जो यूनिट था वो 40% काम क्या किया था, याद रखिए 40% काम राजनीतिक खुफिया जानकारी और अन्य मुद्दों पर थी, जबकि 60% वो सतर्कता और भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित था। तो 40% रहे या 1% रहे, मामला है क्या, लोकतांत्रिक संदर्भ में जो संगठनों का गठन का उद्देश्य होता है उसके विरुद्ध जाके आप किसी प्रकार से काम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप पर कार्रवाई जरूर कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप उपराज्यपाल हो या तो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी पद पर हो, संस्थाओं का दुरुपयोग अगर आप संविधान के विरुद्ध जाके करते हैं तो आप पर कार्रवाई, दोषी जब करार होंगे तो आप पर कार्रवाई कराई जाएगी। और ये आपको सुरक्षा से अपनानी भी चाहिए कि नहीं हमने गलती किया तो इस तरीके से इसके लिए कुछ ऑपोलाइजेशन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो भी दंड और प्रावधान होगा विधि के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो चलिए, जब तक नहीं ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता तब तक हम वेट एंड वॉच करेंगे, स्थिति क्या उभर कर आती है, इसमें आरोप प्रत्यारोप क्या क्या सामने आते हैं, सभी पर चर्चा जब इसका अंत होगा उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए, भारत चीन बीच सीमा मामले को लेकर परामर्श और समन्वय जो प्रणाली है WMCC, याद रखिएगा WMCC, ठीक ना, इसकी बैठक 26वीं बैठक बुधवार को बीजिंग में हुई है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, यह दोनों देशों की सीमा समाधान तेजी लाने की सहमति पर बात होगी। ध्यान रखिएगा 18वां जो दौर का बैठक था, बैठ के चल रही है जिसमें आयोजित सहमति लेगी। इस बैठक का आयोजन जो है ना बीजिंग में दोनों पक्ष के बीच आमने सामने 2019 में हुई 14वीं बैठक के बाद WC की आमने सामने यह पहली बैठक है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आप लोग को पीटी फैक्ट याद रखना है, क्योंकि 2020 का गलवान हो गया, फिर कोरोना आ गया, तो इस स्थितियों के कारण
बैठकें नहीं हो पाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया इस मीटिंग में कि क्या बातें की जाएंगी, उसके लिए ध्यान रखना है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। एलएसी जो है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जो नियंत्रण रेखा है उस पर स्थिति समीक्षा करना, इस शेष इलाकों सेनाओं के पीछे हटने की बात की जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन का उत्तर देना है। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी है, इसका निर्धारण कब किया गया था, यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इसकी कुल सीमा क्या है, और वर्तमान में एलएसी के किन पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन हुई अर्थात झड़प हुई थी भारत और चीन के मुद्दे में। ध्यान रखिएगा सीमा पर। ये सब प्रश्न आपको उत्तर दे देना है, सब पहले चर्चा हो चुकी है। अब ये सब चीजें है ना, बार बार आप लोगों को चीजें रिवाइज नहीं होगी, पहले भी आप लोगों को कराई गई है, तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव मोड में वर्क कीजिए। अब आइएगा, देखिएगा 6 साल हो पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र, तो इसके लिए जो न्यू पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में बातें की जा रही है और बहुत बेहतर रूप से यह माना भी जा रहा है। क्यों? मैं भी इसके लिए समर्थन करता हूँ। बच्चों को है ना जल्द ही दायित्व सौंपने की जल्दबाजी देखने को मिलती है। जो भी गार्जियन है, वर्तमान पीढ़ी के जो गार्जियन है, छोटे बच्चे को जल्दी चाहते हैं कि वो जाए स्कूल, उसके बाद जल्द ही उसका जो भी शिक्षण प्रशिक्षण का वर्क है वो स्टार्ट हो जाए। पर यह ध्यान यह रखना है, एक सीमा है ना, सीमा से पहले या सीमा के बाद अगर किसी प्रकार का गतिविधि किया जा रहा है, दोनों ही स्थिति में उस बच्चे के लिए हानिकारक है। तो एक सही समय क्या होगा, इसका निर्धारण आपको करना होगा। तो उसी में सरकार क्या बोली, 6 वर्ष है ना, उस पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा होनी चाहिए। अमूमन अगर हम 4 से 5 साल के बच्चे को अगर पहली कक्षा में डाल देते हैं, या तो इस प्रकार से गतिविधियों में शामिल जहाँ पर उनकी पढ़ाई शिक्षा जारी हो जाती है, तो मानसिक जो विकास होना है बच्चों का ना, वो नहीं हो पाता है। जहाँ अनेक प्रकार के और भी संबंधित जो नेगेटिविटी है वो डेवलप हो जाता है, और कहीं ना कहीं अति भार के रूप में वो बच्चा बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है अवसादग्रस्त बच्चों का एक पूरा जखीरा ही तैयार होने लगता है। इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए। सभी गार्जियनों से अनुरोध भी मेरा है जो वर्तमान समय में है, बच्चों को है ना जीने दीजिए उनकी लाइफ को। एक सर्टेन टाइम आएगा जरूर जहाँ से वो अपने आप को मूव ऑन जरूर कर लेंगे इन सब चीज़ों से, और वो उनका जो विकास होगा ना, देखिए वो बच्चा जो भी बच्चा होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा। हाँ, उसको इस दौरान क्या करना है, उन गतिविधियों में शामिल रखना है, उन गतिविधियों में जहाँ पर उसकी एक्टिविटी में वृद्धि होती है। अर्थात वो खेल अगर करना चाहता है खेलने दीजिए उसको, और भी तरीके की एक्टिविटी करना चाहता है करने दीजिए। साथ में उसको एक सर्टेन टाइम उसको अपने उसके अनुसार कुछ एजुकेशन चीज़ें बताते रहिए सप्लीमेंट के तौर पर। ऐसा नहीं कि यही मेन कोर्स कर दीजिएगा, सप्लीमेंट के तौर पर एजुकेशन दीजिए और मेन कोर्स में उसकी एक्टिविटी को रहने दीजिएगा। और एक्टिविटी बहुत प्रकार का हो सकता है, आपने अपने बच्चों में देखी, उसके बाद इन सब चीज़ें करनी चाहिए। ये सारे के लिए यह बहुत ही जरूरी है। तो यहीं पर बातें की गई है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर जो न्यू पॉलिसी आई है, यहाँ पर देखिए बातें हुई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किए गए सरकारी ढांचे में क्या है, बच्चों को 3 साल की उम्र से पहले ही सरकारी स्कूल में जोड़ना भी है। उन्हें शुरू के 3 साल में वाटिका अर्थात प्ले स्कूल में भेजा जाना चाहिए या इसे जोड़ा जाना। और प्ले स्कूल में क्या होता है, एक्टिविटी पर वर्क कराया जाता है। एक्टिविटी देखते हैं ना, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती। बच्चे जाते हैं छोटे से बक्सा लेकर, अपना बैग लेकर, उसमें पानी उनी रहेगा, नाश्ता रहेगा, और वो बच्चा जाइएगा तो वहाँ पर खेलते हुए है ना चीज़ों को सीखते हैं, जिससे ये बच्चे ना ज़्यादा एक्टिव मोड में वर्क करते हैं। और जो चीज़ों को है ना देख कर, सुन कर और उसे महसूस करके प्राप्त किया जा सकता है, उसे पढ़ कर नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको वैल्कोनो के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर समझा रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में ना, तो बस किताबी ज्ञान आपके पास जरूर होगा कि वैल्कोनो जो है आपको परिमेखला जो आता है, रिंग ऑफ फायर है, वो किस देश में है, कैसे कैसे जाता है, पर किस देश के किस सर्टेन पॉइंट पर किस वैल्कोनो का है ना तीव्रता सबसे अधिक है और क्यों है, यह तभी जानिएगा जब उसका दौरा जब आप करके देखिएगा।
अब 10 जगह बच्चों को द्वारा, मान लीजिए एक ऐसा ट्रिप बनाया गया जहां पर 10 बच्चों को लेके गया उस पॉइंट पर जहां पर भूकंपों की इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती है। क्यों बार बार ज्वालामुखी सक्रिय फूटता है, सक्रिय ज्वालामुखी ज्वाला निकलता है, मैग्मा निकलता है, इसको तभी आप सीख पाइएगा जब इसको न जाके देखिएगा, समझिएगा, पास से जाके करीबों से उसका सर्च कीजिए। और कुछ बच्चे का ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो क्या है कि आपको किताबी ज्ञान दिया जाए। देखिएगा इस ट्रिप वाले बच्चे में ना अतिरिक्त जानकारियां होंगी, जैसे यहाँ का मृदा क्या है, यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ के रहन सहन क्या है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, ये सब अतिरिक्त जानकारी होगी। पर इस किताबी ज्ञान वाले बच्चे पास किताबी ज्ञान यह होगा कि इस सर्टेन पॉइंट से, एक सेकेंड कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोग समझे, इस सर्टेन पॉइंट से यह सर्टेन पॉइंट तक रिंग ऑफ फायर है, बस जानकारी यही होगी, क्योंकि किताबों में यही किताबी ज्ञान दिया गया होगा। कहने का अर्थ यही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमेशा क्या करता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमेशा आपको और भी उन्नत से उन्नत करता जाता है, प्लस प्लस पॉइंट आपने ऐड करते जाता है। यही प्रक्रिया आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उचित है और ये बात शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एडॉप्ट की गई है, बातें की गई, जहां पर जो भी है राज्य और केंद्र शासित, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के निर्देश समय जारी किया गया है क्या, यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू किया जाए। जहां पर आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है ना, शैक्षणिक सत्र जो होगा अप्रैल से शुरू होगा और 10+2 के ढांचे से निकाल कर, जब पहले हम लोग 10+2 करते थे ना, अब वो ढांचा समाप्त होकर क्या हो गया है, 5+3+ आपको 3+4 में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर 5, 3, 3, 4 याद रखिएगा इसमें डेवलप किया गया, जहां पर इस ढांचे 5 साल के बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज दिया जाएगा और शुरुआती 3 साल तक बालिका जो है बाल वाटिका होंगे, जगह अब अगले 3 साल तक दूसरी शिक्षा कक्षाएं होंगी। तो सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही जरूरी है, इस प्रकार से चीजों को ध्यान में रखना है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही पहली कक्षा के दाखिले की उम्र, न्यूनतम उम्र 6 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। जबकि गुजरात, दिल्ली, केरल सहित 14 राज्यों में यह सीमा क्या है, सीमा 5 साल से आपको 5 से 5.5 वर्ष तक है, अर्थात लगभग 6 माह की कमी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ध्यान यह रखना है कि आपको यह किन किन राज्यों में पहले से लागू है। चलिए फिटी फैक्ट यहाँ से चीजें कवर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए यही मैं बात कर रहा था कि बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए 9 दंपति को कैसे हिरासत में ले गई उत्तर प्रदेश, ये हाईकोर्ट पूछता है, सवाल करता है। मैंने आप लोग को हाल ही में लिव एंड रिलेशनशिप बताया था, वहां पर प्रेम विवाह के बारे में भी बताया था और भी चीजें बताई थी। उसी का एक मामला है जिसमें आप देखते हैं कि सिस्टम है ना कैसे काम करता है। कोई दंपति थे जिसने क्या किया, देखिए यहाँ पर आर्य समाज मंदिर में हिंदू विवाह रीति रिवाज से शादी करता, उन्हें 13 फरवरी को विवाह प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाता। 9 दंपति ने अदालत को बताया कि 16 फरवरी के रात उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है क्या करता है, 11:30 बजे रात उत्तर पुलिस ने सिपाही उन्हें उठाकर मोदी नगर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां युवक पूरी रात हवालात में बिताए। वहीं युवती ने अगले दिन दोपहर में अदालत ले जाकर एक बंद कमरे में बयान दर्ज करवाया। तो यहाँ बात यह समझिएगा केस स्टडी के तौर पर कि अभी भी कानूनन तौर पर है नई दंपतियों का जो बालिग हो जाता है उसको है ना सुरक्षा प्रदान करना है राज्य के द्वारा। तो राज्य में सभी एजेंसी 12-36 के संदर्भ में याद रखना, आपको सभी एजेंसियों की बात हो जाएगी जिसमें पुलिस भी आएगा। तो अब यहाँ यह देखना है कि इस प्रकार के जो चलन है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, अगर प्रेम विवाह किया जाता है, लिव एंड रिलेशनशिप किया जा रहा है, इस प्रकार की स्थितियाँ जो भी आप टर्मिनोलॉजी सुनते हैं देखते हैं, वहाँ पर हमारी सरकारी एजेंसियाँ जो क्या किस रूप से काम कर रही है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारा समाज किस नजरिए से इसे देख रहा है और व्यक्ति विशेष का जो वर्ग, बौद्धिक वर्ग है, वो किस नजरिए से देख रहा है। तो इन तीनों संदर्भों में आपसे प्रश्न आपको केस स्टडी के तौर पर ही पूछा जाएगा।
वो पीटी में मेंस में पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए। तो हाल ही में आपको लिव एंड रिलेशनशिप में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आप जाके इंटरव्यू बोर्ड जो होता है यूपी पीसीएस का, बहुत से बच्चे आके बाहर इंटरव्यू देते हैं, जाके देखिएगा, यूट्यूब पर भरा पड़ा होगा, आप सुनिएगा उनकी बातों को। तो इन सब प्रश्न ही आप लोग को दोहराया जाएगा। तो इधर उधर की बातें मत कीजिएगा, बस क्या करना आप लोग को, उन पॉइंट को खोजना है जो आपके एग्जाम और इन चीज़ों को कवर कर सकेगा। तो इससे क्या एग्जाम में आपको इंटरव्यू प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह पूछा जाए किस सीमा के संदर्भ में आपको यूपी पुलिस ने क्या किया, दिल्ली से किसी दंपति को क्या मौलिक अधिकार, किन किन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, साथ ही साथ राज्य की शक्ति किस सीमा तक तय की गई है अन्य राज्यों के लिए, ये भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। और ये सारे प्रश्न का जवाब मैंने पहले भी आपको मौलिक अधिकार, राज्य के युक्ति प्रतिबंध में, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बीच का जब विरोध मैंने बताया था वहां पर कवर किया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि चीज़ें आप स्पष्ट तौर से सीखे जा सके, समझी जा सके। देखिए, परमाणु जो समझौते से रूस पीछे हटा है तो बाइडेन ने बताया है बड़ी गलती। अब ये किस संदर्भ में गलती है या नहीं है भविष्य ही बताएगा, पर जो हालिया स्थिति है बस यह समझने की बात है कि न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है, जो परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है, से स्थितियां बदलेगी नहीं, वैसी ही स्थितियां बनी रहेगी जो यूक्रेन और रूस के संदर्भ में है। जब तक जब तक अमेरिका नाटो को समझौता, नाटो सदस्य देश हैं, अमेरिका और उसके समर्थित देशों का जो संगठन है नाटो, जब तक यूक्रेन को एक तरफी नज़रिए से देखेगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। ऐसे ही अन्य ट्रीटी से रूस अलग होता रहेगा, क्योंकि देखिए ध्यान ये रखना है ना, मैंने कल भी बताया था, अमेरिका या यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या होनी चाहिए, इन लोगों को लगता है, इन देशों के बुद्धिजीवियों को लगता है, पर अन्य देशों की समस्या इनको नहीं लगता है। इसी में देखिए एक नीचे का एक वीडियो होगा, मैं एक सेकंड निकालता हूं, आप लोगों को देखिए। दो देशों के युद्ध ने दुनिया को क्या डाला है असर, इसको संदर्भ में समझने की जरूरत है। देखिए, केवल रूस और यूक्रेन का युद्ध ना होकर ये वैश्विक होड़ के रूप में भी देखा जाना चाहिए आप लोगों को। कैसे कि देखिए क्या क्या इससे असर प्रभाव छोड़ेगा। मेन केंद्र बिंदु पर आपको रसिया और यूक्रेन तो है, पर आपका नाटो है ना, या विश्व के अन्य देश जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यूक्रेनी लोग अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं और यूक्रेनियों के कंधे पर रखकर वैश्विक नेतृत्व अपनी कूटनीतिक चालें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं यूक्रेनियों को समझने की जरूरत है। यूक्रेनियों को समझने की जरूरत है। केवल हर मुद्दे पर आप एसेट दे रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं, उसको हथियारों के साथ भी चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं, अर्थात एक नज़रिए से आपको लगेगा कि यह देश नाटो या उसका समर्थित देश यूक्रेन को है ना सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? रूस इसके विरुद्ध उसके सीमा को हथियाना चाहता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए तो विश्व में हर देश को यह करना चाहिए, जैसे भारत चीन के साथ हो, चीन अन्य देशों के साथ हो, यहाँ तक अमेरिका भी अपनी नीतियों के संदर्भ में प्रश्न किया जा सकता है। ऐसे बहुत से देश आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा ऐसा देश है जो अपने आसपास के सीमाओं के साथ उसका द्वंद्व नहीं है? तो कहने का अर्थ यह है, जब आपके विरोधी के द्वारा कभी विरोध प्रदर्शन कर दिया गया तो इसका मतलब यह है कि आप इस राष्ट्र को कमजोर करने के लिए उसके विरोधियों को अपने कूटनीतिक चालों के तहत सहयोग करिएगा। तो आप किस स्थिति की ओर लेकर जाएंगे, ये प्रश्न वाला चिन्ह है। तो इसी प्रश्न को रसिया ने कल बताया कि जानबूझकर अमेरिका विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की ओर लेकर जा रहा है, या तृतीय विश्व युद्ध न कहकर एक बड़े युद्ध की ओर लेकर जा रहा है। और ये चीज समझना होगा यूक्रेनियों को। अगर यूक्रेनियों को लगता है कि हमारे संप्रभुता का प्रश्न है तो आप स्वयं अपने बल पर लड़िए। तीसरे पक्ष को जैसे ही शामिल करेगा समस्याएं विकट हो जाएगी। जैसे भारत और पाकिस्तान का मामला देखते हैं, कभी भी भारत और पाकिस्तान के मामले में तीसरे पक्ष को भारत ने आने नहीं दिया, नहीं तो समस्या विकट है। चीन और भारत के मुद्दे पर भी चीन कभी
चीन और भारत के मुद्दे पर कभी भी भारत ने तीसरे पक्ष की मंजूरी नहीं दी। इसके पर इसी कारण आपको देखते होंगे कोई भी सैन्य संगठन है ना, इन दो मामले में आपको कभी आपको हस्तक्षेप करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर समस्या यह समझने का इस दोनों देशों के युद्ध ने कैसे बढ़ाया हथियारों का होड़ देखिएगा। खरीदारी बढ़ी है, आंकड़े आपको यहाँ पर सामने दिया गया। 21वीं सदी में युद्ध रणनीति 20वीं सदी में हथियारों के सामने हल्की लग रही है। ये सब चीजें बड़े बड़े उद्धत चीजें आप लोग को उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर मजबूत होकर सामने आया नाटो। नाटो और भी सशक्त हो रहा है, और नाटो का इतिहास आप लोगों को पता ही होगा। उसकी समस्या विश्व की समस्या उसकी समस्या नहीं है। अफगानिस्तान का मामला था, अमेरिका पर उसने बमबारी किया, ठीक ना। मानता हूं ये बमबारी गलत है, बमबारी किया। अमेरिकी समर्थित जितने भी देश थे, क्या उसमें नाटो के भी सदस्य देश थे ना, उसने अमेरिका के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका कोई किसी राष्ट्र के द्वारा विरोध नहीं किया गया कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आपकी नीति यह नहीं होना चाहिए कि आप अमेरिका कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, उस पर जाकर एक कैंप बनाओ, उसके बाद समर्थित पाकिस्तान का समर्थन लो, इन केन प्राकृतिक तरीके से अफगानिस्तान को है ना, इस प्रकार से आप तरीका और भी ढूंढ सकते थे। पर जाकर किसी भूमि सीमा पर जाकर विरोध प्रदर्शन का लड़ाई झगड़े करना या युद्ध के क्षेत्र में पूरा अफगानिस्तान को झोंक देना कहीं न कहीं, और उस पर मौन स्वीकृति नाटो सदस्यों का होना कहीं न कहीं आपको समझ में आता है कि आप संगठन के संदर्भ में कि आपकी समस्या है। पर वहीं भारत उससे पहले कई दशकों से आतंकवाद बोल रहा था। इससे न नाटो सदस्य देश समझ रहे थे, न अमेरिका समझ रहा था। पर जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है हमला, तो उसको आतंकवाद की झलक समझ में आ जाती है क्या है। तो यहाँ पर यही बातें होती है कि नाटो केवल अपने आपसी सुरक्षा को ही कायम नहीं कर रहा है। चलिए आप संगठन बना रहे हैं अपनी सीमाओं के संदर्भ में कि हम अगर मेरे एक राष्ट्र पर कोई युद्ध करेगा या उस पर कुछ हमला करता है, पूरे संगठित होकर काम करिएगा। चलिए मैं मानता हूं, पर आपका दायित्व उतना ही बढ़ता जाएगा ना कि केवल अपने सीमाओं के संदर्भ में, अपने हितों के संदर्भ में ही ये कहानी। आप एक चीज समझिए, जितना बड़ा पर्वत होता है ना, उसका आधार उतना बड़ा उतना मजबूत होना चाहिए, नहीं तो पहाड़ वो टिकेगा नहीं। अगर हिमालय का देखते हैं तो कहां से कहां तक उसका आधार आप देखने को मिलता है। आपको जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आधार मिलता है, तो ही तो विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल जाता है। कोई ऐसा पहाड़ जिसकी ऊंचाई अधिक हो पर आधार उसका छोटा हो, बताएगा आपको, एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दीजिएगा। तो कहने का अर्थ यही है, अगर बड़ा संगठन बनना चाहते, जवाबदेह संगठन बनना चाहते, उसके लिए आधार आपकी जो मानसिक आधार होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नाटो इस संदर्भ में और भी मजबूत खुद को कर रहा है, अर्थात एक देश को दो गुटीय देश में बदलने का प्रयास कर रहा है विश्व को। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 27 देशों वाले यूरोपीय संघ ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, और साथ ही यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद भेजी है। नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन में जमकर हथियार भेजे। हालांकि अभी भी कुछ विशेषज्ञ मान रहे युद्ध इसी समय लंबा खिंचता रहेगा और पश्चिमी एकता दरार पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीजें आपको ध्यान रखना है। रूस और पश्चिम में बन रही है नई दीवार, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस और पश्चिम में, रूस एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है, जहां पर 1991 के पहले की स्थितियां फिर से देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि रूस कमजोर राष्ट्र है तो आप है ना, या आप लोग संगठित होकर उसे हरा दीजिए। ये पूरी अपनी क्षमता के साथ इसे लाएगा और जीतने का प्रयास करेगा। इसलिए पश्चिम के साथ जो जो भी उसने संगठनात्मक समझौते किए होंगे जिससे विश्व में शांति कायम करे, वो धीरे धीरे उससे वापस होगा, और यह विश्व के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं यूरोपीय देशों के साथ प्राकृतिक गैस और इसके हिस्से जो है पेट्रोलियम, 1/3 रूस आयात कर रहे थे। अब युद्ध की स्थिति में एकदम बदल गया। पश्चिमी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और भी तेजी से कुछ दुनिया भर के खदानों की कीमतें बढ़ा दिए, गेहूं, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता होगा।
तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और ज़्यादा लंबा खींचा तो विकासशील देशों पर भी इसका असर लगातार देख रहे होंगे आप कि खाद्य वस्तुओं का मूल्य का दाम बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अनिश्चितता का नया दौर प्रारंभ होगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट करने का। हाल ही में एक रिपोर्ट और आया, इसे ध्यान रखिएगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय समय से पहले पा सकता है भारत। IMF के जो प्रबंध निदेशक है क्रिस्टानो जॉर्जिया, उनके द्वारा कहा गया है जो लक्ष्य भारत 2070 तक रखा है उससे पहले भी प्राप्त करने का लक्ष्य यह कर सकता, हासिल कर सकता है। इस पर भारत सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। उसके बारे में बात की गई है 2030 तक वैश्विक वृद्धि देगा 15% योगदान। तो यह सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। अर्थव्यवस्था आकर्षक स्थल बना हुआ है भारत। इसके संदर्भ में भारत 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि में अकेले 15% का योगदान दिया है। सोच के देखिएगा, 15% का योगदान दिया है। तो ये सब चीज आंकड़े रखने हैं याद। और भारत जो है, भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली। उम्मीद है कि 6.8% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करता रहेगा और 2023-24 तक यह 6.1। ये आंकड़े कम नहीं है। विश्व में स्लोडाउन का स्थिति है रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। फिर भी भारत सबसे तेज वृद्धि से बढ़ रहा है, यहाँ ये सब चीजें याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे जलवायु नीतियों में मानवाधिकार को जोड़ना जरूरी है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है के प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के द्वारा कहा गया है। ये इसलिए जरूरी है कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उस पर मानव अधिकार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो एक नए कॉन्सेप्ट के तहत हमें मानव अधिकारों के मुद्दे को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग हैं ना क्या करेंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, संगठन प्रयास करेगा। जिसमें याद रखिएगा राजधानी दोहा में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संबोधित कर रहे थे, उनमें यह बात की गई है। कतर की राजधानी दोहा में यह सम्मेलन हो रहा था, जिनमें उन्होंने मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें मानव अधिकारों के बारे में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, बातें की गई है। जहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए विस्थापन होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, आय और स्वास्थ्य की देखभाल होती है, शिक्षा होता है, जैसी सुविधाओं लोगों को वंचित होते, इस संदर्भों को समझने की जरूरत है। ज़्यादा परेशानियां होती। उन्होंने कहा कि उचित नहीं होगा कि विकासशील राष्ट्रों की इस प्रकार की नीतियों को अपनाना चाहिए ताकि हम लोग चीज़ों को समझ सके और समझाया जा सके। तो ध्यान यह रखना है कि एक नए क्षेत्रों के तौर पर हमें इसे समझने की जरूरत है और काफ़ी हद तक यह उचित भी लगता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सीधे मानव से और जो प्राणियां हैं उससे संबंधित चीज़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर मानवाधिकार से अधिक सभी जगतों के लिए यह सामूहिक दायित्व बनता है कि हम उस संदर्भ में कुछ बेहतर काम प्रदर्शन करें और इससे जो भी अधिकारों का हनन हो रहा है उसको सुरक्षित करने का प्रयास करें। ये आपको PT फैक्ट के तौर पर और भी चीज़ें कहीं शामिल किया जा सकता है, इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, विश्व में विलुप्त हो रही जेरसेस ब्लू तितली भारत में देखी गई है। तो यह एक नई प्रजाति के तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना। जब भी खोज होती है ना या कुछ विलुप्त प्रजातियों के जो नई नई दौर पर नज़र आता है कहीं किसी क्षेत्र विशेष में, तो उससे भी प्रश्न कभी कभी UPSC आपको पूछ देता है। या तो इस प्रकार से एक्टिव आपको रहना है ताकि जानकारी आपको रहे। तो दुनिया भर में विलुप्त हो रही जेरसेस ब्लू, देखिए यह ब्लू रंग की तितली होती है, 2 बार भारत में देखी, जिसमें एक शोध में दावा किया गया। प्रजाति की तितली अंतिम बार अमेरिका के फ्लोरिडा में 1941 में देखा गया था। सोच के देखिएगा कहाँ देखा गया, वर्तमान में कहाँ देखा जा रहा है। तो दुनिया भर में कहीं भी नहीं दिखी एक प्रजाति की जो भी तितलियाँ थी विलुप्त माना गया था, इसी कारण से विलुप्त मान लिया गया था। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 शोधार्थियों ने इस प्रजाति के तितली को खोज निकाला है, जो जबलपुर के जैव आपको विविधता में नया आयाम कहा जा सकता है। तो इससे संदर्भित चीज़ों को याद रखना है ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। विलुप्त प्रजातीय जीव जंतुओं का रिकॉर्ड दर्ज करने वाले जूस प्रिंट पत्रिका में आपको ये सब चीज़ें छपी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि
1500 प्रजाति है तितलियों की वर्तमान में, जहां पर आपको मध्य प्रदेश जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिकॉर्ड, भारत में अब तक तितलियों करीब 1500 प्रजातियां मिली है, जिसमें आपको जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड सूची में 174 प्रजातियां दर्ज है। 174 प्रजातियां दर्ज है, जो पूर्व में भी नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर में मोलास्का की नई प्रजातियां मिली है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर तितलियों के पृथ्वी पर आदिकाल से अस्तित्व रहा है। अटलांटिका को छोड़ दे तो हर महाद्वीप में उसकी उपस्थिति के कारण सदैव सभी आकर्षण के केंद्र हैं। सर्वप्रथम 1852 में फ्रांसीसी विज्ञानी जो थे गन लेपिडोप्टेरा विशेषज्ञ जो थे उनको जेसस ब्लू बटरफ्लाई का खोज की थी, तो इनका नाम याद रखिएगा। 1852 में इसकी खोज की गई थी। हालांकि अब उससे पहले भी रहा, यह जाति विचरण कर रहा था। यह मानव जानकारी में आया 1852 में, तो हम इसे खोज कर देते हैं ना। जैसे भारत की खोज किसने की थी, बोला जाता है ना, तो भारत के रास्ते की खोज की गई थी ना कि भारत की खोज की गई थी। इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब वर्ष 1941 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक जो संरक्षण संघ है इसे विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर क्योंकि वह उसके बाद नहीं देखने को मिला, पर लगातार भारत में देखने को मिल रहा है, तो कुछ चीजें अब हम लोग न्यूज इसके संदर्भ में आगे भी देखेंगे। पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट है याद रखना है, यहाँ पर देखिए 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 साल बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। तो अब 22वें विधि आयोग के जो कार्यकाल है 1.5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। कल कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। आयोग को अप्रासंगिक कानूनों को पहचान करने, उन्हें निरस्त करने की सिफारिश का दायित्व दिया गया था, जो लगातार एक टफ वर्क है। इतने हमारे यह विधि है तो उसको निरस्त करने का, उसमें जो भी वर्तमान संदर्भ में नहीं उपयोगी है उसे कवर किया जाएगा। उसको हम लोग इस संदर्भ में देखेंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों का हाल में 22वें विधि आयोग का पदभार ग्रहण किए थे, जिसमें 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो कब तक बढ़ाया गया? 31 अगस्त 2024। तो इसके संदर्भ में याद रखना है। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 के 3 साल के लिए किया गया था। तो 3 साल से अब 1.5 साल, 4.5 साल हो गया है। तो यहाँ जो ऐड कर लीजिएगा, अब कितने साल के लिए हो गया है? 4.5 साल के लिए। पर शुरुआत में 3 साल के लिए किया गया था। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त थे ऋतुराज अवस्थी थे, और 9 नवंबर 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, जो उससे पहले भी दूसरे थे। अब यहाँ याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो था इनको कार्य किया गया था। अनुच्छेद 44 के संदर्भ में भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास का दायित्व दिया गया था। इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी राय होगी उनके द्वारा दी जाएगी। कमेटी गठित होगी, उसके बाद बातें की जाएंगी। अब याद रखिएगा, 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या है, समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग के विचार के लिए उठाया जा सकता है। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। मेंस में या इंटरव्यू में आपको यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, विधि आयोग क्या है, विधि आयोग का गठन किस रूप से किया जाता है, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, महत्वपूर्ण विधि आयोग की समीक्षा कौन कौन सी रही है, किस किस मुद्दे पर समीक्षा किया है। तो इस सब पर आपको पीटी प्रश्न में, इंटरव्यू में या तो मेंस में कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रख के इन सब चीजों को करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, पर्यावरण संरक्षण भारत की प्रतिबद्धता है, मजबूरी नहीं। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है। इसी में एक बैठक द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा क्या किया गया था, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में आयोजित किया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या कहा गया, भारत ऊर्जा के नवीकरणीय और वैकल्पिक स्रोतों में अपनी बिजली की बढ़ी मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर लगातार भारत के प्रयास को आपको रेखांकित करने की जरूरत है। आपको देखने को मिलता ही होगा कि चीजें कैसे बदली है, किस परिस्थिति से बदल रही है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, ताकि है ना आप एक बेहतर विकल्प को तलाश सके, और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसके लिए कुछ आपके पास डाटा सोर्स हो। तो वैकल्पिक स्रोत जो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पहले भी मैंने एक चर्चा किया, आपको की नोट्स आज दे दूंगा इसमें, क्योंकि पहले का जो न्यूज है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत सी बातें, कुछ प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से एक्ट को लागू किया गया, एक्ट ध्यान रखिएगा, एक्ट के संदर्भ में बातें करनी है। दूसरा प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता क्या है,
प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, बहुत से प्रतिबद्धता है, लक्ष्य निर्धारित किया है वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण भारत की अगुवाई में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन है ना गठन किया गया और वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया गया। तो आपको भी यह भी प्रश्न बताना है उत्तर। चलिए, सभी पर चर्चा पहले हो चुका है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए, पहले जो पढ़ाया जा चुका है ना वही बार बार रिपीट होगा। मैंने आप लोगों को बोला ना मार्च अप्रैल तक आराम से आप लोग चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिपीटेड चीज़ों को कवर करते रहिए। उसके बाद फिर मार्च अप्रैल से नया नया टॉपिक आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग उस समय बात करेंगे। चलिए, अब फिर देखिए, हिजाब पहन परीक्षा देने की इजाज़त मांगने छात्राएं पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जो पिछला जो केस था, मामला था, वो उस पर जो राय आई थी उसके बाद ये संवैधानिक बेंच में मामला जाने की बात हुई थी। तो वहीं पर जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इस पर सुनवाई के लिए हामी भरी है। जल्द इस पर सुनवाई होगा और जो जिस वर्ग के द्वारा, महिला बच्चों के द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि हमें हिजाब पहनकर क्या किया जाए, परमिशन दिया जाए आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने उस दिन भी बताया था और फैसले में भी वो बातें आई थी। देखिए, तो इस मामले में मैंने उस दिन भी चर्चा किया था और आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बताया था। कुछ मामले हैं ना सामाजिक दायित्व के संदर्भ में लेने चाहिए। आपके धार्मिक मामले, आपके व्यक्तिगत मामले से कहीं बढ़कर सामाजिक दायित्व है। क्यों? कि आप जिस समाज में रहते हैं उसमें आप पॉजिटिव जेस्चर देने का प्रयास कीजिए। कोई भी हो संगठन, धार्मिक संगठन कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम मजहब के तौर पर, ईसाई, सिख, कोई भी व्यक्ति विशेष हो। मैंने उस दिन भी बात बोला था, आप लोगों को याद होगा कि शिक्षा को है ना, शिक्षा के जो भी परिसर है उसको है ना धर्म के आईने से बाहर रखिए, धर्म के आईने से बाहर रखिए। आपके लिए धार्मिक संगठन बने हुए, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पाठशाले, विद्यालय बने हुए, आप वहाँ जाके सब फॉलो कर सकते हैं। दोनों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी के लिए बातें की जा रही है। यहाँ पर बात है कि शिक्षा में अगर आप इस तरह का चीज़ें मांग करेंगे लगातार, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो वाद और प्रतिवाद के दौर में क्या होगा कि दूसरे संगठन के लोग भी क्या करेंगे, इसका मांग करेंगे, दूसरे धर्म के लोग भी, दूसरे पंथ के लोग भी इसके मांग करेंगे। तो क्या शिक्षा के परिसर को हम धार्मिक आधार पर अब एक अखाड़ा बनाने को तैयार हैं? आप सोचिएगा कभी बैठ के खाली समय में कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए ना जो है ना धर्म से परे होना चाहिए। धर्म के आस्था पालन और उसके जो रीति रिवाज है उससे अलग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना कि हम जो एक बौद्धिक समाज की कल्पना जो करते हैं ना वो कहीं ना कहीं वो धूमिल हो जाएगा और हम है ना उन्हीं दौरों में फंसे रहेंगे जो समस्याएं हमें इस निचले स्तर पर देखने को मिल जाता है। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, आने वाले समय भी बताऊंगा। ये किसी खास पंथ को लेकर टीका टिप्पणी नहीं, यह सभी लोगों के साथ हो रही है। अब मान लीजिए हिंदू धर्म के लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आपको यहाँ तक याद है कि कभी एग्जाम हुआ था, एसएससी का एग्जाम हुआ था, जहां पर महिलाओं से ना मंगलसूत्र उतार दिया गया था, उनकी चूड़ियां उतार दी गई थी, याद है? अगर वो मांग कर देते कि नहीं मुझे नहीं उतारना, ये मेरा जक्सर है, मैं इसे पालूंगा, बहुत से लड़कियां जबकि विरोध की थी इनकी और बहुत से लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था। तो यहाँ पे यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम कानून कुछ बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे कि कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी जहां पर इस प्रकार से भ्रष्टाचार देखने को मिल गया था, जहां पर कदाचार के लिए लोग यूज कर रहे थे। तो एक उसके लिए क्या किया गया था, प्रिकॉशन लिया गया था, अर्थात हम प्राथमिक स्तर पर ही सब चीज़ों को हटा देते हैं तो कम कदाचार देखने को मिलेगा। तो क्या हम
इस स्तर पर आके, बौद्धिकता के स्तर पर आके चीजें नहीं कर सकते, यहाँ पे यह समझने वाली जरूरत है। अब यह मुस्लिम महिला ये बोलेगी कि हम हिजाब नहीं उतारेंगे या हिजाब की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, तो बहुत से प्रश्न जो है ना गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे। आपसे ही प्रश्न चिन्ह बार बार किया जाएगा दूसरे लोगों के द्वारा। तो आप क्या करना चाहते हैं? ये क्या आपके रीति में, जब आपका इस्लाम ओरिजिन हुआ था, तो क्या उस समय से हिजाब अनिवार्य था? आपसे यह प्रश्न किया जाने लगेगा, तो फिर आप कटघरे में आ जाइएगा। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को समझने के दौर है। हिजाब पहनने की प्रवृत्ति है ना, कब बढ़ी है, किस दौर में बढ़ी है, किस स्थिति में बढ़ी, ये आपको समझने की जरूरत है। तो क्या एक यह अनिवार्य सत्य है, अनिवार्य चलन है, आपको यह समझना होगा। अगर अनिवार्य चलन आपके 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 पंथ विशेष में आपके मजहब में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इस पर आपको राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और आपको है ना ये सब चीजें समझनी होंगी एक बौद्धिकता के स्तर पर। जैसे आपको रोजा रखना उसके और भी जो कॉन्सेप्ट है, आपको उसको पालन करने के लिए स्वतंत्रता है, क्योंकि यह मूल प्रवृत्ति है ना, मूल प्रवृत्ति इस्लाम का। इस पर कभी आपने कोई प्रश्न चिन्ह किया है कि आप रोजा क्यों रख रहे हैं, 3 टाइम 4 टाइम क्यों रख रहे हैं? नहीं रखना चाहिए। भूख क्यों रख रहे हैं, भूखे क्यों रह रहे हैं? आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप क्यों सुबह उपवास करते हैं, दिन भर उपवास करते हैं, सुबह खाना खा लेते हैं, रात को खाना खा लेते हैं? कभी आपसे कोई सवाल किया है? नहीं किया है, क्योंकि यह मूल प्रवृत्ति इसका है। पर युक्ति प्रतिबंध ज्यादा है। मान लीजिए आप समय के कालक्रम में वो चीजें उभरी हैं, कोई चीजें, फिर समय कालक्रम में फिर वो समाप्त हो गई, फिर समय काल के बाद फिर एक बार बड़े स्तर पर उभरी है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, उसको आप लागू करना चाहेंगे हर जगह, ये किसी भी संदर्भ में हो सकता, धार्मिक आड़ लेके कीजिए, या तो आप एक रणनीति के तहत कीजिए, या किसी भी संदर्भ में आप कर रहे हैं, पर आपसे यहाँ पर युक्त प्रतिबंध करेगा, आपको ही कटघरे में खड़ा करेगा। और मैंने उस दिन ये भी बातें किया था, उस दिन बताया था, आप ही के वर्ग के लोगों को इस पर सोचने की, विचारने की बात होनी चाहिए। ये तीसरा पक्ष इसमें कोई नहीं होना चाहिए। आप ही 2 लोग 4 लोग जो आपके संगठन है, धार्मिक संगठन है, व्यक्ति विशेष, आप इसमें गहन अध्ययन कीजिए कि समस्या हम कहाँ किस ओर लेके जा रहे हैं। और भारत में वर्तमान जो दौर है ना, वर्तमान दौर वो अलग ही नशे में है। वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, या अन्य पंथों का हो, अलग ही नशा में लोग चल रहे हैं। रीजन इसके पीछे यह, नशा कहने का मतलब यह है कि उनको है ना लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ के श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमारे जो व्यवस्थाएं सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। ऐसी बात विशेष आपको ध्यान रखनी। बाकी तो बौद्धिकता के स्तर पर बहुत सी चीजें समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है। इसके लिए जितनी मुँह है उतनी बातें होंगी, पर आप जो आधार बताया जा रहा है उसके लिए आप सोच विचार कीजिए, और उसके लिए बेहतर एग्जाम्पल आप सेट कीजिएगा। और इंटरव्यू में आपसे यह दम तैयार रहिए, इंटरव्यू में इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूपी इंटरव्यू चल रहा है, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, सभी जगह इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इन सब मामलों से, आप डिसाइड रहिएगा इसके सही उत्तर देने के लिए। न्यूट्रल व्यू में आपका उत्तर होना चाहिए, नहीं तो दोनों ही स्थितियों में, एक तरफ खाई एक तरफ समुद्र वाला स्थिति हो जाएगा, और दोनों जगह मौत की स्थिति होगी। इसलिए आराम से जहाँ है वहीं रहिए, आराम से स्टेट पर। नहीं तो एक कहावत सुने है ना कि आप इस दौर पर है तो यहाँ से आगे बढ़ते, एक समतल जमीन है, इससे आगे यहाँ बढ़िएगा तो खाई है, यहाँ भी खाई है, दूसरी जगह बढ़िएगा समुद्र है। तो ज़्यादा बेहतर है ना इस समतल स्थिति पर ही हम खड़ा रहें, न इधर झुकने का प्रयास करें, न इधर झुकने का प्रयास करें। कहने का अर्थ यही है, यहीं पर अपना अस्तित्व बनाइए, यहीं पर चीज़ों को बेहतर विकल्प तलाशने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नहीं तो चीज़ें ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो लगेगा कि नहीं कटाक्ष हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कांग्रेस ने जयशंकर को बताया सबसे निकम्मा विदेश मंत्री। तो यहाँ पर तैयार रहिएगा, जिनका इंटरव्यू चल रहा है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसे, आपको क्या लगता है कि जयशंकर सबसे विदेश मंत्री के तौर पर निकम्मे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, और ऐसा नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? तो दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका आंसर नोट डाउन करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो प्रश्न मैंने पूछा है
कि विदेश मंत्री, वर्तमान जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, क्या वो इस प्रकार के निकम्मे के जो शब्द दिया गया है, इसको शब्द को दूसरे अर्थ में नहीं लीजिएगा। राजनीतिक उठापटक होती है, ऐसा शब्द यूज किए जाते हैं, हेट स्पीच कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, जानते ही आप लोग को। तो क्या नाकाम विदेश मंत्री के तौर पर गिने जा रहे हैं? तो हैं तो क्यों हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण हो गया जिसके आधार पर इनको नाकाम आपको विदेश मंत्री गिना जाएगा, या यदि नहीं है तो क्यों नहीं गिना जाएगा? दोनों का उत्तर आपको लिख के भेज देना है ताकि उसका रिव्यू किया जा सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ चीजें अब आप लोग को भी करनी है। अब देखिए 229 प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापस लाई गई है, जो हमारे जो संस्कृति मंत्री उनके द्वारा ये बातें की गई है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। देखिए आजादी के बाद से लेकर 2013 तक कुल 13 प्रतिमाएं जो विदेश भारत से चोरी करके या किसी एन के प्राकृतिक तरीके से ले जाया गया था, वो वर्तमान में उसकी संख्या कितना हो गया, 8 वर्षों में 229 प्रतिमाएं लाई गई। बस आंकड़े याद रखिएगा, तुलना मत कीजिएगा। समस्याएं अपने अपने तरीके से हो सकता है, सभी पार्टियां अपनी चीजों को लेकर बोलता है, अपनी प्रशंसा करता है और उसका हक भी है, करना चाहिए। अगर किया है तो भाई कहेगा ही ना। तो यहाँ पर हमें एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचना है, समझना है कि खजुराहो में आयोजित होने G20 सम्मेलन प्राकृतिक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आप लोगों को जब आंसर राइटिंग का पेपर एनालिसिस कर रहा था तो याद होगा, वहाँ पर कला संस्कृति के संदर्भ में, विरासत के संदर्भ में संरक्षण सरकार की बातें की जा रही थी ना। तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग वहाँ पर पुट कर सकते हैं कि संरक्षण के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है। वर्तमान सरकार 229 प्रतिमाएं लाई है जो विदेशी भूमि पर, भारत के भूमि से विदेशी भूमि पर ले गई थी, किसी भी तरीके से इनके प्राकृतिक स्थिति से उसको लाने का प्रयास कर रही है, उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। खजुराहो में आयोजित है G20 का सांस्कृतिक कल जो सम्मेलन है, उसको आयोजित करने का प्रयास कर ताकि चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से डाइल्यूट किया जा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत से आंसर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए पीएम कौशल विकास योजना नए सुधारों के साथ लागू करेगा। पहले भी मैंने कुछ दिन पहले इस पर जब आया था तो मैंने उस पर चर्चा किया था। फिर देखिए वही चीज़ें बातें की गई है, इसके डाटा को आप लोग को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। वही सेम टू सेम लिखा हुआ, बस याद करना है कि पीएम जो कौशल विकास योजना 4.0 जल्द ही लॉन्च होगा। जिस दिन लॉन्च होगा उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। पहले के सारे आंकड़े यहाँ पर दिए गए, तो क्या करना, अंडरलाइन जो किया गया उसको राइट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नक्सलियों के द्वारा नया कॉरिडोर बनाने का साजिश रच रहे हैं नक्सली। नया कॉरिडोर, अपना जो रेड एरियाज होता है आप लोग सुनते ही होंगे, जहाँ से पश्चिम बंगाल से शुरू होते होते आपको यहाँ तक गया था रेड कॉरिडोर, कुछ महाराष्ट्र के पॉइंट में भी देखने को मिलता था। तो ये रेड जो समाप्ति हुआ हाल ही में, आप लोग को याद होगा। तो आप लोग को नक्सलियों के संदर्भ में कुछ मैंने चीज़ें कवर की थी, उससे संबंधित प्रश्न बताना है। वर्तमान में कितने राज्य हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए? वर्तमान में कितने जिले हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तीसरा क्वेश्चन, नक्सली अभियान को समाप्त करने के लिए सेनाओं के द्वारा, जैसे बहुत से सशस्त्र सेना है ना, उसके द्वारा अभियान चलाया गया है, तो उस अभियान का नाम लिस्ट होगा आप लोगों को, मैंने बताया था, उसका नाम बताना है, याद रखना, ताकि मैं ये समझ सकूं जो चीज़ें पहले बताई जा चुकी है वो आप लोग कितना रिकॉल कर सके हैं या की नोट्स में कितना शामिल किए हैं। सभी चीज़ों का आप लोग अपडेट करके भेजिएगा। देखिए लगातार आपको वर्क करने की ज़रूरत है, मैं लगातार बोलता हूँ, आप वर्क कीजिएगा। जो बार बार लिखेगा, बार बार रिवाइज करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। नहीं तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत सी चीज़ें ना इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो आप लोग जिस प्रकार से परेशान होते हैं ना, उस तरह परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। बताइए, कल कोई स्टूडेंट है 11:11:15 में मुझे कॉल करता है, फिर उसके बाद बोला जाता है कि जयसवाल सर से इस मैटर में बात हो जाएगी, तो जस्ट उनको 11:45 तक उनको भी कॉल करता है। तो सोच के देखिएगा, यहाँ पर उसका नीयत खराब नहीं कहा जा सकता है। आप लोग हमें किस रूप से परेशान करते ये सोचिएगा। हम लोग दिन भर क्लास लेते हैं और भी बहुत से वर्क होते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं 10 बजे के बाद रेस्ट किया जाए। तो
आप लोग की प्रवृत्ति यह होती है कि नंबर दे दिया गया है तो कभी भी 24 आवर में घुमा देना है। अब इस पर हम लोग कुछ बातें बोल देंगे तो बुरा हम लोग हो जाएंगे। अगर हम लोग आपको कॉल कर देंगे 11-12 बजे रात तो आप लोग बोलिएगा ये समय है कॉल करने का, या टेक्निकल टीम कॉल कर देगी किसी कारणवश तो यहाँ समझने की जरूरत है। देखिए आपने जो पूछा वो गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, बस आप किस समस्या से जूझ रहे हैं ये समझे हैं कभी कि समस्या का समाधान आप क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं। छोटी छोटी बात, मान लीजिए सिलेबस चेंज हो गया है, मानता हूँ सिलेबस चेंज हो गया थी, 5 घंटे 6 घंटे में क्या हो जाएगा, क्या कर लीजिएगा। 5-6 घंटा अगर नहीं जानिएगा तो सुबह कर लेते कॉल, या तो जो सर्टेन टाइम उस समय कॉल कर लेते। वेट एंड कॉल कीजिए, हम लोग भी उसको समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। अब ऐसे ही नहीं बताया जा सकता, शाम को इवनिंग में हुआ सुबह न्यूज़ में आ ही गया है। तो थोड़ा सा समझिए समस्या कहाँ, समस्या आपकी तैयारी में है कि अभी भी आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस हो, ठीक ना, स्टेट पीसीएस को भी दे रहे हो आप, डिमांड क्या कर रहा है और आप लोग परेशान कहाँ पर हैं। अगर इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होंगे तो एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा उसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे दीजिएगा। या इंटरव्यू बोर्ड में आपसे रेंडमली प्रश्न पूछ दिया जाएगा, जहां पर किसी का सहयोग नहीं होगा, वहां पर सेल्फ डिसीजन लेना है, तो उसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे ढूंढिएगा। सोच के देखिए, कभी शांत से दिमाग को रखिएगा और सोचिएगा। जो हड़बड़ाहट आप लोग में है ना, हड़बड़ाहट जिसे बोला जाता है ना, कि अभी ही हमको जान लेना है, अभी ही हमको प्राप्त कर लेना है, अभी ही सब कुछ हमको सीख लेना है, या अभी ही हमको सिलेक्शन ले लेना है, यह प्रवृत्ति जब तक होगा ना तब तक आपके सफलता के रास्ते में रोड़े रोड़े बनेंगे। ध्यान रखिएगा। और सभी के पर्सनल लाइफ होते हैं, थोड़ा सा ध्यान वेट एंड वॉच रखिएगा, ठीक ना। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी नहीं बोलनी चाहिए सब ओपन प्लेटफॉर्म पर, फिर भी आप लोग बार बार ये सब चीज़ें करती हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति डील करता है। अब अमूमन है कि आप लोग का 10-11 बजे के बाद ही कॉल आएगा, आपको बीच में कॉल नहीं आएगा। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक, या 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक शाम तक कॉल नहीं आएगा। कब कॉल आता है? 10 बजे के बाद आएगा, 11 बजे के बाद कॉल आएगा, 12 बजे आएगा। सोच के देखिएगा। और ये एक स्टूडेंट की समस्या नहीं, लगातार मैं वॉच कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से ये सब चीज़ें। जसवाल सर्विस को फिल कर रहे हैं, और भी टीचर फिल करते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग तो क्या हम बोले आप लोग को। चलिए, आत्मघाती नीतियों का मूल्य चुकाता पाकिस्तान है, यह एक शीर्षक के तौर पर एडिटोरियल आया है। देखिएगा, ध्यान यह रखिएगा ना कि जैसा बोइएगा वैसा ही पाइएगा। जब खजूर बोए हैं तो आम कहाँ से पाइए, कहावत सुने ना आप लोग। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए वो पूरा फिट बैठता है। अब पाकिस्तान, देखिए समस्या ये होता है ना, समस्या कहाँ होता है, समस्या विकट कब होता है, ध्यान इसे रखना है कि यह समस्या मेरे पास है, मैं ये जान रहा हूँ, पर उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं तत्पर नहीं हूँ, या उसे यह समस्या मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि ये जो ए नाम का कोई समस्या है, मुझे यह बाद में या भविष्य में कभी मेरे लिए आत्मघाती बन सकता है, यह मानना ही नहीं। एक अलग प्रकार का ये नशा होता है। कहने का मतलब कि हम आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, या आतंकवाद की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का 1% का सहयोग कर रहे हैं। तो क्या नहीं लगता आपकी भूमि पर जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, या इस आपका नियंत्रण कमजोर होगा, तो यही जो प्रवृत्ति है आपके देश पर आत्मघाती सिद्ध होगी। सोच के देखिएगा, कभी भी यह आपके लिए भी लागू होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है और उस जानबूझ के उस समस्या को नहीं देख रहे हैं या समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे, ये समस्या है, इसे आप इग्नोर कर दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कुछ सर्टेन टाइम पर जब आपका नियंत्रण कमजोर होगा खुद पर, तो यह आत्मघाती रूप से आप पर हमला करेगा, तो आपका विनाश तय है ना।
तो पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। क्यों होने वाला है कि शुरुआती दौर में उसे तो लगा कि समस्याओं को हम दूसरे राष्ट्र के लिए क्रिएट कर रहे हैं, हम उससे बहुत से एसेट बना सकते हैं, उसने बनाया भी, सभी देशों को इसको सपोर्ट किया, सभी संगठनों को सपोर्ट किया। पर ध्यान रखिएगा, यह है ना लगातार नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वर्ष 1996 में जब कारगिल युद्ध से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति थे जो जियांग जेनिंग, उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान को इतिहास की समस्याओं को पीछे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उनका संकेत सीधे जम्मू कश्मीर की ओर से था। तो यहाँ पर बातें आपको ध्यान रखने वाली है कि जब कोई आपका मित्र राष्ट्र, जब आप चीन को मित्र राष्ट्र बोलते हैं या मानते हैं, अगर वो कह रहा है कि आपकी ऐतिहासिक गलतियां क्या थी, उसे आपको पहले नोटिफाई करना है और उस पर काम करने की जरूरत है और उसको पीछे छोड़ देना है, क्योंकि वह इतिहास का दौर है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए या तो समान रूप से उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना है, या तो उसको पीछे छोड़कर आप अपने आगे के भविष्य की चीज़ों को देखिए। अगर फिर भी अगर वो नहीं समझ रहे तो इसी प्रकार से आत्मघाती चीज़ें आपको इशारे की ओर। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के बर्बादी में केवल वर्तमान सरकार का हाथ है। जब से वर्ष 1947 से गठन हुआ है, जिन्ना से लेकर वर्तमान पीएम राष्ट्रपति तक सभी का योगदान, वहाँ की जनता का योगदान कूट कूट के भरा हुआ है। आप लोग कभी वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर, वहाँ की आम जनता है ना, लगेगा कि कौन सा नशा या भांग खा के ना चल रहा है, जिसमें ये बातें बोला जाता है ना कि विश्व, एक से सवाल मैंने पूछा था, ये किसी यूट्यूबर ने पूछा था सवाल, क्या ब्रिक्स में पाकिस्तान को क्यों नहीं शामिल किया गया है, उसके पीछे लॉजिक उससे पूछा जा रहा था। तो उस नशेड़ी पाकिस्तानी के द्वारा ये बोला जा रहा था ना कि विश्व की सबसे बड़ी है ना अर्थव्यवस्था पाकिस्तान है, जिसमें है ना, इसलिए ब्रिक्स जैसे देश जो कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसमें पाकिस्तान क्यों शामिल होगा। तो सोच के देखिए कि जो डायल्यूशन किया जा रहा है नीतियों का आम जनता में, किस प्रकार से किया जा रहा है। इसने कहीं से सीखा होगा ना, या कहीं से आंकड़ा लिया होगा, या कोई प्रबुद्ध व्यक्ति या जो छाप छोड़ता होगा। मान लीजिए हमारे देश के पीएम ये बात बोलेंगे तो हम जनता यही नहीं समझेंगे कि नहीं हमारा देश बहुत सशक्त है। अभी मान लीजिए बोल दिए हम 10 ट्रिलियन के हैं, उसके लिए आंकड़े भी दे दिए गए, सभी संस्थाओं को आंकड़े प्रोवाइड करा दिया गया, तो हम 10 ट्रिलियन मानने को तैयार हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब सरकार और सरकार की एजेंसियां बताई होंगी उनको, क्या नहीं। तो सोच के देखिए, आम जनता का यह हाल है तो शासक प्रशासक क्या होगा, यहाँ पे चीजें समझिएगा। अब आईटी क्षेत्र की बात किया था कि आईटी क्षेत्र का है ना, एक कोई बंदा था यूट्यूबर, देखिए होता क्या, यूट्यूब का यूट्यूबर जो होता है ना, वो कुछ सच्चे चीजों को धरातल पर लाता है, वास्तविकता को। तो यहाँ पर देखिए कि आईटी क्षेत्र का कोई बंदा था तो उसने क्या बोला कि पाकिस्तानी है ना आईटी क्षेत्र भारतीयों को ना 40,000 30,000 के दिहाड़ी मजदूरी पर रोजगार दे रहा है। तो सोच के देखिएगा कि किस प्रकार का नशा कर रहा है। तो बर्बादी का कारण है ना, केवल वर्तमान रूप से अफगानिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसका कारण केवल सरकार ही नहीं, सरकार के द्वारा जो नीतियां प्रोवाइड कराई गई है उसका डायल्यूट जो आम जनता में किया गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, उसी को ध्यान में रख के आपको आगे चीजें समझने की जरूरत है। जैसे अब आतंकवाद के मामले पर देखिए, यहाँ पर पूर्व जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जो अभी जो दौर चल रहा है, आर्थिक राजनीतिक और सामरिक संकट जो चल रहा है, पाकिस्तान जूझ रहा है, उसमें आत्ममंथन करते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं, पर वहां पर क्या है कि आरोप प्रत्यारोप का चरम सीमा चल रहा है। अब क्या किया जा रहा है, एक है ना जो तहरीक ए तालिबान पार्टी यानी टीटीपी जो है, आतंकवादी हमलों को लेकर ठिठुरा फोड़ा जा रहा है, तो दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे जैसे कुछ नेता मुझे मौजूदा संकट के लिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कमर बाजवा को दोषी ठहरा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, दौर चल रहा है। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा, जनता भ्रमित होगा, जनता को यह लगेगा कि सभी ने उसके साथ दगाबाजी की है। तो क्या होगा कि जो राज्य का जो अस्तित्व है ना,
वो खतरे में पड़ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में लगातार यह मांग उठ रही है कि हमें है ना अफगानिस्तान हमें भारत के साथ पुनः वापस जाना है। कुछ वर्गों के द्वारा यह मांग लगातार उठ रही है, बातें की जा रही हैं। हमको किसी भी स्थिति में भारत के राजनयिकों के साथ संबंध बनाना है। तो यहाँ पर एक राज्य के रूप में आप असफल हो जाइएगा। यहाँ पर चीजें समझने की जरूरत है और हमें उस तरीके का पाकिस्तान नहीं चाहिए जो समस्याओं को समझने को तैयार नहीं होता है। समस्या का समाधान मिल बैठकर या किसी बौद्धिक स्तर पर ही किया जा सकता है। नशे में है ना डूबा राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद में नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। अब सामाजिक न्याय की नई और प्रभावी पहल की जा रही है, तो सरकार के द्वारा बातें की गई है, तो इसे ध्यान में रखना। इन सब चीजों को लेकर आपको आगे चलना है। तो क्या है कि मुसलमानों के लिए क्या किया जाए, राज्यों के मुस्लिम जमींदारों, जो जमींदार ओबीसी है, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ही उच्च वर्ग है निम्न वर्ग है, ठीक ना। मुस्लिमों में इस प्रकार से देखने को मिलता है, जहां पर मुस्लिम जमादार ओबीसी में आते, मुसलमानों में पसमानदा जो हिस्सा है जो लगभग 85% है, वो क्या है अर्थ इसका जो पीछे छूट गया है। पासमानदा का अर्थ वही होता है जो पीछे छूट गए। जैसे हमारे यहाँ है ना पीछे छूटे या हाशिए पर जो लोग हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है SC ST। तो इसके संदर्भ में बातें याद रखिएगा, ऐसे ही आपको वहां भी है। तो इन मुसलमानों में जुलाहा, पंजुरा, धोसी, मुस्लिम, तेली, धंची, हलालखोर, धोबी, नट आदि पसमानदा कहलाते जो पिछड़े मुसलमान कहलाते हैं। विडंबना यह है कि छद्म पंथ निरपेक्ष की राजनीति करने वालों ने मुस्लिम समुदाय के मुट्ठी भर अभिजात वर्ग के अर्थात अशरफ, जिसमें सैयद, शेख, मुगल, पठान आदि शामिल, मिलकर राजनीतिक, शैक्षणिक और जो भी आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया। अर्थात जो भी अल्पसंख्यकों को प्राप्त होता है ना, उसमें से 15% जनसंख्या जो प्रभुत्व रखे हुए है समुदाय, उस पर कुल 100% को आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कब्जा जमाए हुए है। जबकि 85% जो समुदाय पासमानदा है वो उसका ना भागीदारी न्यून के आधार पर देखने को मिलता है हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि केवल असमानता का स्तर इधर भी देखने को मिलता है, उधर भी बराबर है, उसमें भी कमी नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर कि अयोध्या ढांचा ध्वंस, हिजाब मामला, CA, समान नागरिक संहिता, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 जैसे पहचान की राजनीति की भावनात्मक मुद्दों को आगे कर और शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर पूरे विमर्श को ही बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की बहस में बदल दिया गया। इस अभिजात वर्ग ने मुसलमानों के बीच हिंदुत्व के बारे में भय फैला दिया है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो पासमानदा मुसलमान है ना, वो इन भारत सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों से सबसे अधिक प्रभावित अर्थात लाभान्वित हो रहा है। तो जो बहुसंख्यक है अर्थात बहुसंख्यक अरसफ जो है वो जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं उनको दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं कि उनका डायल्यूशन हो जाएगा, अर्थात कहने का जो शक्ति के रूप में जो अधिकार होगा वो चीजें डायल्यूट हो जाएगा। तो आपसी जो है ना ताना बाना बिगड़ रहा उन लोगों का, तो इसके संदर्भ में बातें की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छद्म पंथ निरपेक्ष आंदोलन रहा है सबसे बड़ा दुश्मन। न्यायिक जो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? छद्म पंथ निरपेक्ष। तो यह क्या होता है? जो सांप्रदायिकता और उग्रवाद के बीज बोने के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए बात है कि संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है कि पंथों के साथ भी आपको असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यही क्या है ना, पंथ के साथ भी राज्य है ना समान व्यवहार करेगा। पर जमीनी हकीकत में क्या ऐसा होता है? यह सोचने समझने और अध्ययन करने का विषय, शोध का विषय है, जिसे हमें आपको समझने की जरूरत है, ताकि आप ये चीज समझ सके कि ये क्यों जरूरी है, क्यों ये बातें की जा रही है। जिसमें हम मुसलमानों के हितों का दावा करने वाले प्रमुख चेहरे देखते हैं, उनमें छद्म पंथ निरपेक्षतावादी और वाम उदारवादी भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, उनको पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोग कौन है?
जो छद्म पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान की तो बात की जाती है, पर अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक वर्ग का कौन उत्थान की बात कभी नहीं की जाती है, जिसमें पासमानदा मुसलमान शामिल है, जिसमें 85% जनसंख्या मुसलमानों का शामिल है। तो ध्यान यह रखने वाला, यह छद्म पंथ जो आपको पंथ निरपेक्षवाद है वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, लेखक खालिद अंसारी के अनुसार 14वीं लोकसभा जो था मुस्लिम प्रतिनिधित्व केवल 5.3% था। यदि हम 15.85 जनसंख्या अनुपात लागू करते हैं तो पता चलेगा कि पहली से 14वीं लोकसभा तक राष्ट्रीय जनसंख्या में 2.1% हिस्सेदारी वाले अशरफ का प्रतिनिधित्व और 4.5 था। दूसरी ओर पासमानदा मुसलमानों 11.4% हिस्सेदारी के बावजूद उनका केवल योगदान कितना है, 0.8% है। सोच के देखिएगा, स्वयं आकलन लग जाएगा। इसलिए कोई भी पंथ निरपेक्षता को जो दावा करता है ना, वो बराबर नहीं है, समान नहीं है। यहाँ पर सभी जगह असमानताएं के स्तर देखने को मिलता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए, इनको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखते हुए आगे बढ़ना है। जासूसी गुब्बारे के बारे में मैंने प्रयोग के बारे में चर्चा उस दिन भी किया था, आप लोग को ध्यान ये रखना है। उसके ही क्रम आपको सभी जगह जो उस दिन हुआ था ना, जब आया था, जब मार गिराया था, उस दिन मैंने चर्चा किया था ना, वही सब बातें यहाँ लिखी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, एक चीज़ और लास्ट में है, उसको हम लोग खबर करें, खत्म करें। लता हो गया खत्म, क्या पहले ही छूट गया था लगता है। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं देख लेता हूँ। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, होता है कभी कभी, मुझे लगा कि एक पॉइंट छूट गया है। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो ग्रुप बना हुआ है ऐप पर, उसे शेयर कीजिए, कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। और जो भी क्लासेस डिस्टर्ब हुई आज किसी पर्सनल काम की वजह से, जसवाल सर कहीं निकल गए थे, तो इन सबों को लेकर तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।